हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस झारखंड अपडेट के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। झारखंड सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न हैं जिसे हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। कई सारे जो रिलेटेड पॉइंट्स है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे इस सेशन में, और हर एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों इसके तहत पहला जो प्रश्न है ये है, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अमिताभ चौधरी, विनोद चंद्र गुप्ता, दिलीप प्रसाद या फटिक चंद्र हेम्ब्रम। झारखंड लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था 2002 में, पहली बार फटिक चंद्र हेम्ब्रम को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम, इनके अध्यक्ष यानी जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति के संबंधित जो अधिसूचना जारी की गई थी वो याद रखिएगा जनवरी 2002 में जारी की गई थी, जबकि इसके गठन से संबंधित जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 23 जनवरी 2001 को जारी की गई थी। तो 23 जनवरी 2001 को तो गठन हो गया था, इससे संबंधित अधिसूचना जारी हो गया था, लेकिन वास्तविक तौर पे जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी जो अधिसूचना जारी हुई थी वो जनवरी 2002 में हुई थी। वैसे झारखंड लोक सेवा आयोग आमतौर पर जिसे हम लोग जेपीएससी कहते हैं, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में इसकी व्यवस्था है, यानी अनुच्छेद 315 यह बताता है कि देश में और स्टेट में यानी राज्यों में यानी संघ और लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 315। तो इसे भी ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड की द्वितीय राजभाषा कितनी है? 1, 12, 16 या 24। दोस्तों आपको बता दें झारखंड की द्वितीय जो राजभाषा है वो 16 है, उर्दू सहित, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके संबंध में आपको बता दें कि झारखंड की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है, जबकि द्वितीय जो भाषा है वो उर्दू सहित जो मूल दूसरी भाषा है वो उर्दू है। इसके अलावा अन्य 15 और भाषा है। वैसे कुछ भाषा है जो बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं उनसे संबंधित है, जैसा कि झारखंड के पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जहाँ की किसी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जबकि पूर्वी भाग में आ जाते हैं तो पूर्वी भाग में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ बांग्ला भाषा चलता है, और बांग्ला भाषा इस द्वितीय जो 16 भाषा है झारखंड का राजभाषा उसमें शामिल है। इसके अलावा बिहार के भी कुल 4 ऐसे भाषाएं हैं जो झारखंड के द्वितीय राजभाषा में शामिल है। यह है मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। इसके अलावा जो झारखंड के अन्य भाषाएं हैं जैसे पंचपरगनिया, नागपुरी, कुडुख, कुरमाली, मुंडारी, ये सारी संथाली, ये सारी भाषाएं भी इस 16 भाषाओं में शामिल है। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिमडेगा, धनबाद, रांची या खूंटी। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार वह सिमडेगा है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें डेंसिटी की, तो यहाँ की डेंसिटी 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो धनबाद में सबसे ज़्यादा घनत्व है और यहाँ 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है धनबाद में, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो झारखंड की भी बात कर लेते हैं। झारखंड में भी याद रखिए 414 व्यक्ति प्रति
जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वो झारखंड की जनसंख्या घनत्व है। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? असुर, मुंडा, संथाल या नागपुरी? दोस्तों आपको बता दें कि संथालों के द्वारा जो लिपि का प्रयोग किया जाता है, संथाली भाषा के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है वो है ओलचिकी लिपि। संथालों की जो जनसंख्या है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा है और यही कारण है कि संख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो झारखंड में बोली जाने वाली भाषा भी सबसे ज़्यादा है। द्वितीय भाषा कह सकते हैं, पहला तो हिंदी है, फिर दूसरी भाषा जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में बोली जाती है वो संथाली ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो संथाली ओलचिकी लिपि है, संथाली भाषा का लिपि, इसके आविष्कारक हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू और उड़ीसा के ये रहने वाले थे और 1941 में उन्होंने इसका आविष्कार किया था। वैसे 1925 से इसकी शुरुआत हो गई थी, परंतु 1941 में जाकर पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि को फाइनल किया और आविष्कार किया। वैसे झारखंड का एकमात्र जो भाषा है संथाल जनजाति की जो संथाली, इसके बारे में एक और बात आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची जो है, जिसमें भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसमें से एक संथाली भाषा भी है और इस संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और ये भी याद रखिए कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली को शामिल किया गया था। तो सही उत्तर था दोस्तों इसका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 है, पाइका क्या है? जनजाति, लोक नृत्य, लोक संगीत या चित्रकारी? दोस्तों आपको बता दें कि यह एक लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाइका एक लोक नृत्य है और आमतौर पर यह शादी विवाह त्यौहार आदि में ये नृत्य किया जाता है और पुरुषों के लिए द्वारा मूल रूप से किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। पुरुष आमतौर पर इसमें सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं और वीरता का परिचय देने का प्रयास करते हैं। वीरता और साहस को प्रदर्शित करते हैं इस लोक नृत्य के माध्यम से पुरुष। संथालों के गांवों के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी, मुंडा, महतो या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में जो संथाल हैं, इनकी जो एक परंपरा है, शासन प्रणाली है, जिसे हम मांझी परगना शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें जो गांव के चीफ होते हैं संथालों के गांव के, उसे मांझी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी थोड़ा आपको डिटेल में बता देते हैं कि जो प्रधान है वो मांझी कहा जाता है, इन्हें मांझी हद्दाम कहते हैं। और जो मांझी परगना है, संथालों की शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो मांझी परगना है। मांझी हद्दाम इसके प्रधान होते हैं और जो मांझी प्रधान होते हैं ये समाज के भीतर कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य सभी प्रकार का कार्य वो गांव में उनके जिम्मे होता है। इसके अलावा दोस्तों बात यहाँ पे ऑप्शन में मुंडा भी है, तो आपको मुंडा के बारे में भी बता दें। ये जो मुंडा होते हैं, ये मुंडा शासन प्रणाली में जो ग्राम प्रधान के हेड होते हैं वो होते हैं मुंडा। इसके अलावा हो जनजाति की जो शासन प्रणाली है वो मुंडा मान की शासन प्रणाली जिसे कहते हैं, इसमें भी जो गांव प्रधान होते हैं ग्राम के वो मुंडा ही कहे जाते हैं। यानी मुंडा जो हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं हो जनजाति की मुंडा मान की शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी और मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, महतो। और ये जो महतो है ये उरांव जनजाति की जो शासन प्रणाली होती है, जिसे हम पढ़ा पंचायत
शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें जो ग्राम प्रधान होते हैं उसे महतो कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, झारखंड में किस गांव को मंदिरों का गांव के रूप में जाना जाता है? तिलमी, मझगांव, कोराम्बे या मलूटी? दोस्तों, मंदिरों के गांव के रूप में झारखंड में जो जाना जाता है वो मलूटी को जाना जाता है, और यह दुमका में स्थित है गांव। इसमें लगभग 108 मंदिर कभी हुआ करते थे, अब लगभग 74-75 के आसपास ये मंदिर बच गए हैं। पाषाण निर्मित यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, पत्थरों की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं, और द्वारका नदी के तट पर ये स्थित है दुमका में। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? संथाल परगना, पलामू, सिंहभूम या उपरोक्त सभी? दोस्तों, आपको बता दें कि हरि बाबा आंदोलन, जो कि एक शुद्धि आंदोलन के तौर पर जाना जाता है, इसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो सिंहभूम में था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इस हरि बाबा आंदोलन के बारे में दोस्तों आपको बता दें, जो इसके नेतृत्व करता थे वो दुका हो थे, और हो जनजाति जो है इससे संबंधित है। ये हरि बाबा आंदोलन शुद्धि आंदोलन है एक तरह से। सिंहभूम क्षेत्र इसका प्रभाव क्षेत्र था। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सरना धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया था, और गांधी का प्रभाव भी इस आंदोलन पे देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न। झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा नामक कृति या रचना किनके द्वारा रचित है? विनोद बिहारी महतो, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, इंदर सिंह नामधारी या डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू? इसका सही उत्तर है डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू। आपको बता दें कि डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा। ये नागपुरी साहित्यकार थे और रांची यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष भी हुआ करते थे, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में। इसके अलावा डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू के बारे में दोस्तों आपको बता दें, जो नागपुरी बोली है, नागपुरी बोली को भाषा के रूप में स्थान दिलवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। यानी नागपुरी बोली को भाषा के रूप में स्थापित करने और कराने में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। दर्जनों पुस्तकों का इनका प्रकाशन हुआ है, दर्जनों किताब ये लिख चुके हैं। नागपुरी साहित्य को समृद्ध करने में भी इनका नाम आता है, काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है, और यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था 2022 में। डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए, खासकर नागपुरी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए। मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी सिस्टर निर्मला का जन्म कहाँ हुआ था? चाईबासा, साहेबगंज, पलामू या रांची? दोस्तों आपको बता दें कि मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी रही सिस्टर निर्मला का जन्म झारखंड के रांची में हुआ था, और बाद में ये मिशनरी ऑफ चैरिटी की हेड बन गई थी मदर टेरेसा के निधन के बाद। आपको बता दें कि सिस्टर निर्मला का जो जन्म हुआ था वो रांची में हुआ था, और मूल नाम अगर हम बात करें मदर टेरेसा की जो उत्तराधिकारी थी सिस्टर निर्मला, तो इसका मूल नाम याद रखिए, ये जरूर पूछता है एग्ज़ाम में, कुसुम जोशी इनका नाम था, कुसुम जोशी। बाद में ये क्रिश्चियन धर्म को अपना ली, जिसके बाद इनका नाम सिस्टर निर्मला के तौर पर इन्हें जाना जाने लगा, और बाद में मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी। जब मदर टेरेसा का निधन हो गया 1997 में, उसके बाद कुसुम जोशी यानी सिस्टर निर्मला बन गई मिशनरी ऑफ चैरिटी की हेड। और सिस्टर निर्मला के अगर निधन की बात करें दोस्तों, तो 2015 में इनका निधन हो गया था। 2015 में सिस्टर निर्मला का निधन कोलकाता में हो गया था। किस जनजाति के लोग दामोदर नदी को पवित्र नदी मानते हैं? मुंडा, करमाली, असुर या संथाल?
दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करमाली। जो करमाली जनजाति है, झारखंड की जो जनजाति है 32 उनमें से एक करमाली जनजाति है। ये लोग, ये समाज दामोदर नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं। आपको बता दें कि अति प्राचीन जो जनजाति है 32 जनजातियों में से एक करमाली, ये आमतौर पर क्राफ्ट्समैन होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये शिल्पकार होते हैं और शस्त्र बनाने में निपुण होते हैं। अस्त्र शस्त्र बनाने में ये काफ़ी निपुण होते हैं। करमाली जनजाति यही लोग हैं जो दामोदर नदी को काफ़ी पवित्र नदी मानते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, झारखंड गठन के बाद अब तक कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? 6, 7, 8 या 9? आपको बता दें कि झारखंड गठन के बाद 8 नगर निगम स्थापित कर दिए गए हैं। उससे पहले एक नगर निगम था जो रांची था, और झारखंड गठन के बाद 8 और नगर निगम बन गए। इस तरह कुल 9 नगर निगम वर्तमान में झारखंड में हैं। इन 9 नगर निगमों के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि 9 नगर निगम में जो सबसे पहला पुराना नगर निगम था वो तो रांची था। इसके अलावा जो सबसे नया नगर निगम जो बना है वो 2017 में बना है, याद रखिएगा, गिरिडीह बना है। और झारखंड गठन के बाद पहली बार जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम बना था वो भी याद रखिए, वो धनबाद बना था। और धनबाद जो बना था ये 2006 में बना था, यानी झारखंड गठन के 6 वर्षों के बाद। अब सभी 9 जो है नगर निगम, उसे हम लोग प्रमंडल वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर की बात कर ले दोस्तों, नॉर्थ छोटा नागपुर का। तो नॉर्थ छोटा नागपुर में 4 नगर निगम है, याद रखिए। एक धनबाद है, दूसरा हजारीबाग है, तीसरा चास है जो कि बोकारो में पड़ता है, और एक धनबाद, हजारीबाग, चास और एक गिरिडीह दोस्तों, जो सबसे नया नगर निगम है। ये 4 हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर का। इसके अलावा कोल्हान की बात करें दोस्तों तो याद रखिए कोल्हान में 2 है नगर निगम। एक तो मानगो है जो कि जमशेदपुर एरिया में आता है, पूर्वी सिंहभूम जिले में, और एक आदित्यपुर है जो कि सरायकेला खरसावां जिले में आता है। इसके अलावा जो 2 प्रमंडल है उसमें एक हैं। अगर हम लोग पलामू प्रमंडल की बात करें दोस्तों तो पलामू प्रमंडल में मेदिनी नगर एक है। पलामू प्रमंडल में केवल एक मेदिनी नगर नगर निगम है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में की बात कर ले तो वहाँ भी केवल एक रांची नगर निगम है। इस तरह दोस्तों कुल 9 नगर निगम हो जाते हैं। और ये भी याद रखिए कि 2017 में एक तो सबसे नया नगर निगम बना था वो गिरिडीह बना था, और 2017 में 3 नगर निगम बने हैं, गिरिडीह, इसके अलावा मेदिनी नगर और एक मानगो। ये भी याद रखिए 2017 में 3 नगर निगम बने हैं, गिरिडीह, मेदिनी नगर और मानगो। झारखंड के राजकीय फूल का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्यूटिया फ्रोंडासा, एल्फास मैक्सिमस, क्यूकुलस कैनोरस या श्रोया रोबस्टा? दोस्तों आपको बता दें जो राजकीय फूल है झारखंड का वो ब्यूटिया फ्रोंडासा है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। फ्रोंडिया आपको बता दें दोस्तों कि ब्यूटिया फ्रोंडासा के अलावा इसे मोनोस्पर्मा भी कहते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये भी याद रखिए। कहीं कहीं फ्रोंडोसा लिखा होता है, कहीं मोनोस्पर्मा लिखा होता है, ब्यूटी मोनोस्पर्मा। इसके बाद एलिफस मैक्सिमस जो है ये वैज्ञानिक नाम है हाथी का, जो कि झारखंड का राजकीय पशु है। और क्यूकुलस कैनोरस ये वैज्ञानिक नाम है कोयल का, जो कि पक्षी है झारखंड का राजकीय पक्षी। और श्रोया रोबस्टा साल को कहते हैं, वृक्ष को, जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष है।
और ब्यूटी और रोबस्टा के बारे में दोस्तों बता दें, ये ज़्यादातर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला ये फूल है, जिसे झारखंड सरकार ने अपना राजकीय फूल के रूप में इसे अपनाया हुआ है। हिंदी में इसे पलाश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड डॉक्टर भीमराव दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ निम्नलिखित में से किसे मिलता है? विधवाओं को, मछुआरों को, गरीब छात्राओं को या प्रवासी मजदूरों को? दोस्तों आपको बता दें कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना है वो झारखंड सरकार के द्वारा विधवाओं के लिए शुरू किया गया था और रघुवर दास सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था यह योजना। और जब 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2016 में, उस समय रघुवर दास की सरकार थी, उसी समय इस योजना को शुरू किया गया था। वैसे समाज में सद्भाव समानता बनाए रखने, विधवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ये शुरू किया गया था। और वर्तमान में इसके तहत जो लाभार्थी को जो घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, आपको बता दें कि वो 3 किस्तों में दिया जाता है और 1,30,000 रुपया दिया जाता है। जब शुरुआत हुई थी इसकी तो उस समय 75,000 रुपया दिया जाता था जो पहाड़ी इलाका में रहते थे, और 70,000 दिया जाता था उन लोगों को जो मैदानी इलाका में रहते थे। पर अब 3 किस्तों में 1,30,000 रुपया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत लाभार्थी को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में 15 नवंबर 2000 को मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद स्वीकृत थे? 5, 8, 12 या 18? आपको बता दें कुल 8 पद स्वीकृत थे जब झारखंड का गठन हुआ था। उस समय जो झारखंड हाईकोर्ट था उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 8 पद स्वीकृत थे। वर्तमान की बात करें तो अभी कुल 25 पद, मुख्य न्यायाधीश सहित 25 पद स्वीकृत किए गए हैं। आपको पता होगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट का गठन किया गया था और उस समय 8 मुख्य न्यायाधीश सहित 8 पद स्वीकृत किए गए थे, अब 25 है। और ये भी याद रखिए जो झारखंड हाई कोर्ट है वो देश का 21वां हाई कोर्ट था। अब तो 25 हाई कोर्ट हो गए हैं और जो 25वां हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि अमरावती में स्थित है। अमरावती जो कि अब नई राजधानी है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे है हाई कोर्ट। और ये भी याद रखिए कि अब 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। वैसे झारखंड हाई कोर्ट के बारे में एक और बात याद रखिए, जब संयुक्त बिहार था उस समय पटना हाई कोर्ट हुआ करता था और रांची में एक समर हाई कोर्ट, समर के समय हाई कोर्ट जो था उसे कहते थे समर हाई कोर्ट कह सकते हैं, रांची में स्थापित किया गया था। और उस समय 1972 में एक बेंच स्थापित किया गया था, सर्किट बेंच रांची में। और ठीक 4 वर्षों के बाद यानी 1976 में इस बेंच को परमानेंट कर दिया गया था। और यही बेंच जब परमानेंट हुआ और फिर झारखंड गठन हुआ, उसके बाद यही परमानेंट बेंच रांची हाई कोर्ट के रूप में बदल दिया गया और यही रांची हाई कोर्ट के रूप में जाना जाने लगा था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।